हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिविस लैब्स के बारे में, जो कि एक फार्मा कंपनी है। यहाँ पे फार्मा कंपनीज के साथ एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि दूर से देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, काफ़ी फैंसी लगती हैं, पर जैसे जैसे इसमें हम डीप में जाते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं। तो आज उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम इजी वे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड क्लिक दैट बेल आइकन। तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस को। तो यहाँ पे वीडियो में हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद हम कंपनी की बिजनेस सेगमेंट्स को, बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, और आखिरी में हम पूरी एनालिसिस को समराइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के साथ। तो मुराली देवी, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री ककाटिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना से कंप्लीट की थी और उसके बाद वो यूएस चले गए थे। यूएस जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज की R&D डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद वो 1984 में इंडिया वापस आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब्स के बोर्ड को ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्हें केमिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, जिसको उन्होंने एक साल के अंदर अंदर 1200 मेट्रिक टन तक अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद 1990 में मुराली देवी ने डॉक्टर रेड्डी लैब से रिजाइन कर दिया और खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम था दिविस लैब्स। उस टाइम पे बट इन्होंने एक चीज़ रियलाइज की कि उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज हुआ करती थी वो या तो पेटेंट्स पे या फिर जेनेरिक्स पे फोकस किया करती थी। इस साइड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम थी कि जो ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज थी ये अपने इंडिया में आउटसोर्सिंग नहीं किया करती थी। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को एज अपॉर्चुनिटी देखा और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर कर दिया। शुरुआत तो इन्होंने कस्टम सिंथेसिस बिजनेस से की थी, बट वहाँ पे इन्हें पोटेंशियल क्लाइंट्स नहीं मिले, तो इसलिए उन्होंने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर किया, जो कि हालांकि थोड़ा लेस मार्जिन बिजनेस था और यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा था। बट उस टाइम पे इन्होंने रियलाइज किया कि जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स थे इस मार्केट में वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, जिससे जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो जाती थी और यहाँ पे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू किया जो कि थोड़ी लेस पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ थी। तो इस तरह से इन्होंने एपीआई मार्केट में अपना मार्केट शेयर गेन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ कंपनी कस्टमर सिंथेसिस बिजनेस पे भी अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होने लग गए। तो करंटली अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 33 से 38 के बीच में रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन्स एंजॉय कर रही है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट ब्रेकआउट को डिस्कस करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के 49% रेवेन्यूज आते हैं जेनेरिक एपीआई बिजनेस से और 51% रेवेन्यूज आते हैं कस्टम सिंथेसिस बिजनेस से और न्यूट्रा क्यूरेटिक्स से। इसके अलावा अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज को जोग्राफिकली देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं वो यूरोप से आते हैं, दैट इज 45%। और अगर हम इसके साथ बाकी फॉरेन कंट्रीज को मिक्स कर दें तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यूज आते हैं वो एक्सपोर्ट से 85% आते हैं। मतलब कि यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोजर है। पर ये चीज़ कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद एज अ फार्मा प्लेयर इन्हें काफ़ी सारी ग्लोबल रेगुलेटरी से और अथॉरिटी से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। और अगर वो जो अप्रूवल्स हैं इन्हें नहीं मिलते या फिर इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है तो ये चीज़ कंपनी के लिए हाईलाइटिंग रिस्क हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के जेनेरिक एपीआई बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे एपीआई फार्मास्यूटिकल्स में मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर सकती हैं, या तो वो एपीआई खुद बना सकती हैं या फिर वो उसे आउटसोर्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे टाइम और कॉस्ट बचाने के चक्कर में काफ़ी सारी कंपनीज इस चीज़ को आउटसोर्स करती हैं। तो दिविस लैब जैसी कंपनीज इन फार्मा कंपनीज को एपीआई बना के देती हैं। उसके बाद ये जो फार्मा कंपनीज होती हैं वो इस एपीआई को यूज़ करके उससे फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं और उसे आगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आगे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और उसके बाद जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये आगे से एंड यूजर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल चेन है वो इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस सेगमेंट में कंपनी जेनेरिक्स के लिए एपीआई बनाती है और कंपनी का इस सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट शेयर है विद द हाईएस्ट वॉल्यूम पोर्टफोलियो ऑफ 30 एपीआईज, जिसमें से जो 2 एपीआईज हैं नेप्रोक्सिन जो कि पेन किलर्स में यूज किया जाता है, डेक्स्ट्रोमेट्रोफेंस जो कि कफ ड्रग्स में यूज किया जाता है,
दोनों एपीआईज में, दोनों मॉलिक्यूल्स में कंपनी का 70% के से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। इसके अलावा ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल एपीआई मार्केट $180 बिलियन की मार्केट है, जिसमें से डोमेस्टिक मार्केट $105 बिलियन की है और एक्सपोर्ट मार्केट $75 बिलियन की है। इसके आगे हम एपीआई एक्सपोर्ट मार्केट को देखें तो इंडिया का उसमें केवल 5% का शेयर है, विच इज़ अराउंड $4 बिलियन। इसे अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की मार्केट इज अराउंड 20 to 25 बिलियन डॉलर। बट चाइना पिछले काफ़ी टाइम से पोल्यूशन कंट्रोल पे काफ़ी फोकस कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजीज को बैन कर रहा है और न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये चीज़ हमने ग्रेफाइट इंडिया वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी। और इसी वजह से इनकी जो ड्रग मार्केट है उस पर भी डिस्ट्रप्शन आई है। और यहाँ पे रविंदर जगताप जो कि एस्टेट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी हैं, उनके अकॉर्डिंग चाइना की डिपेंडेंसी के रिस्क को कम करने के लिए ये जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं वो अब चाइना से इंडिया सर्विस प्रोवाइडर्स पे, इंडिया एपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स पे आने वाली हैं। और अगर यहाँ पे इंडिया चाइना से थोड़ा सा भी मार्केट शेयर गेन कर लेता है, ये चीज़ इंडिया की एपीआई मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ लेके आ सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कस्टमर सिंथेसिस बिजनेस के बारे में। तो कस्टमर सिंथेसिस मतलब यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक्सक्लूसिव सिंथेसिस सर्विसेज ऑफर करती है। तो यहाँ पे जो सीएस मार्केट है ये काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे कि सीआरओ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसर्च करती हैं, दैट इज सीआरओ। उसके बाद आ जाता है सीएमओ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, दैट इज सीएमओ। उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है, दैट इज क्रैम्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। यहाँ पे कंपनीज बहुत सर्विसेज ऑफर करती हैं, रिसर्च की भी और मैन्युफैक्चरिंग की भी। तो यहाँ पे दिविस लैब मेनली फोकस कर रही है क्रैम्स पे और ये कंपनी की हाई मार्जिन सेगमेंट है। बट ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज आजकल अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को और इवन मार्केटिंग को भी आउटसोर्स कर रही हैं, ताकि वो मार्केट में कम्पिटेटिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी बना सकें। और इसलिए उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनीज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इंडिया में हम आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में दो तरह की आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक है सीसीएस और दूसरी है क्रैम्प। सीसीएस मतलब कस्टमर केमिकल सिंथेसिस, बट मोस्ट स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रैम्प से मिलती हैं, क्योंकि सीसीएस से एक तो लेस सप्लाई होती है, दूसरी सीसीएस सप्लाईज आर&डी पाइपलाइन की सक्सेस पे डिपेंड होती हैं, जो कि यहाँ वॉलेटिलिटी ला देती हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें क्रैम्प्स के बारे में तो क्रैम्प्स की यहाँ पे एक तो सप्लाई होती है वो टन्स में होती है, दूसरा वो डिपेंड होती है प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन पे, जो कि यहाँ पे रेवेन्यूज में स्टेबिलिटी परफॉर्म करती है। ऑन द सेम लेवल यहाँ पे जो सीसीएस के मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और दूसरी ओर अगर हम बात करें क्रैम्प्स के मार्जिन्स के बारे में वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दिविस लैब जैसी कंपनीज जो कि दोनों के मिक्स को यूज़ करती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंजॉय करती हैं। तो इसी तरह से ये जो फार्मा कंपनीज हैं वो जितनी ज़्यादा अपनी आउटसोर्सिंग पे फोकस करेंगी, जितना ज़्यादा अपनी रिसर्च को, मैन्युफैक्चरिंग को जितना ज़्यादा आउटसोर्स करेंगी, उतना फ़ायदा कंपनी की इस सेगमेंट को होगा। हालांकि कंपनी ने बताया है कि उसके जो रिलेशनशिप्स हैं टॉप फार्मा कंपनीज के साथ काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे Q2 2020 में 400 करोड़ का कैपेक्स भी किया है, ताकि कंपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके जो कि इस सेगमेंट में उन्हें आने वाली हैं। बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल क्रैम्प्स मार्केट में 1000 से ज़्यादा प्लेयर हैं, जिसमें से इंडिया और चाइना प्लेयर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। IBF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्रैम्प मार्केट 2015 से लेकर 2018 तक 48% के CAGR पे ग्रो हुई थी, और यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 2018 से लेकर 2021 तक ये जो मार्केट है ये 25% के CAGR पे ग्रो होगी। तो ये दो सेगमेंट है जिसके अंदर कंपनी मेनली इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में तो यहाँ पे कंपनी के पास मेनली दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि है यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 इन्होंने 1994 में शुरू की थी, जो कि 500 एकर्स में है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना के पास एक विलेज में है। दूसरी जो इनकी यूनिट है वो भी 500 एकर्स में फैली हुई है, और वो आंध्र प्रदेश के पास एक डिस्ट्रिक्ट में है। और इन्हीं दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कंपनी मेनली ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली 1800 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, जिसमें से 1300 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने इंक्योर कर लिया है, और बाकी का बचा हुआ 500 करोड़ का कैपेक्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो बाय द एंड ऑफ FY21 उसे भी इंक्योर कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था,
एडिशनली कंपनी ने 400 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है जो कि कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के लिए होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने 2020 के सेकंड क्वार्टर में बताया था कि यहाँ पे करंट सिचुएशन, करंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए इन्हें और कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ये यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इनको पहले गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं थी, अब जैसे इन्हें गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिल चुकी है, जल्द से जल्द यूनिट 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और इसके लिए कंपनी ने 600 करोड़ का कैपेक्स भी किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज होती हैं इन्हें यूएस एफडीए के साथ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और उसके लिए इन्हें डीएमएफ नाम का एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। उसके बाद जो यूएफएफडीए होती है वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन करती है, चेक करती है इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर सेफ में है, वो सेफ हैं और वो प्रॉपर शेप में है। तो यहाँ पे 2016 में क्या हुआ था, 2016 में इनके यूएफएफडीआई के रेगुलेटर्स को इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस एफडीआई ने इनके इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न क्रिएट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें 2009 के इंस्पेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे नवंबर 2019 में जब यूएस एफडीआई ने इनकी यूनिट 1 को इंस्पेक्ट किया तो उसके रिजल्ट सक्सेसफुल आए। उसके बाद लास्ट ईयर 2020 में जनवरी 2020 में जब यूएस एफडीआई ने इनकी यूनिट 2 को इंस्पेक्ट किया तो उसके भी रिजल्ट सक्सेसफुल आए। बट इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बट इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। तो अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रेवेन्यूज़ थे वो थे 3700 करोड़, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर पिछले 5 साल में इंक्रीज होकर 5300 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 12% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट 2020 में कंपनी ने मेंशन किया है उनके जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं वो टॉप 5 कस्टमर्स और टॉप 5 प्लेयर्स से आते हैं और इस चीज़ को केयर ने एज अ हाईलाइटेड रिस्क बताया है। बट वट वी बिलीव इज दैट अगर कंपनी उस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, उस बिजनेस में मार्केट लीडर है, तो ये चीज़ शायद कंपनी के लिए चैलेंजेस ना क्रिएट करे और इस चीज़ को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने भी बताया है कि अभी के लिए वो और ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड करने पे टोटली फोकस नहीं कर रहे, वो फोकस कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो कस्टमर्स होंगे वो खुद ही खुद ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो इसके लिए अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 38%, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 34% हो चुके हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसी के पास आते आए हैं। बट इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को रीसेंट क्वार्टर्स में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रीसेंट क्वार्टर्स में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आई है एंड इसके पीछे की कंपनी ने रीजंस दिए हैं। कंपनी ने यहाँ पे कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट किया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का जो डेट रहा है वो नॉर्मली कम ही रहा है और सितंबर 2020 में जो कंपनी का डेट था दैट इज 5 करोड़ विच इज़ नियरली नेग्लेजिबल, मतलब कि यहाँ पे कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की ओर नज़र डालें तो अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में तो 2020 में कंपनी के पास 1200 करोड़ के कैश फ्लो इन हैंड थे, जिसको कंपनी ने रिजर्व्स के लिए यूज़ किया है ताकि कंपनी फ्यूचर कैपेक्स प्लान में यूज़ कर सके। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे हम 2 रेशियोज के यूज़ करेंगे, दैट इज ROE एंड ROC। ROE मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, दैट इज ROE। और ROC की बात करें कंपनी ओवरऑल कैपिटल पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, दैट इज ROCE। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटर्न्स ओवरऑल ROC एंड ROE के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 21% का ROE दिखाया है, जो कि पिछले 3 साल में 18% का रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ROC के बारे में तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 25% का ROC दिखाया है, जो कि पिछले 3 साल में 27% का रहा है, अगेन विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मिस्टर मुराली देवी इस कंपनी के चेयरमैन हैं और उन्हें इस सेक्टर का 30 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। बट इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स करते आ रही हो, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते आ रही हो, उस टाइम पे मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन स्किल्स को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें डिले हो जाता है तो कस्टमर्स लूज करने का खतरा रहता है, और टाइम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा होता है उसकी वजह से लेबर्स को ज़्यादा टाइम के लिए हायर करना पड़ता है, जिससे लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन स्किल्स किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और माइनर कंसर्न है, दैट इज मैनेजमेंट सैलरी। रिसेंट ईयर 2020 में टॉप मैनेजमेंट ने जो सैलरी ली थी दैट वाज 4% ऑफ इस नेट प्रॉफिट, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट करती है। बट अगर हम इसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर भी करें तो यहाँ पे एक और बड़ा कंसर्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2016 में यूएस एफडीए ने इनके एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था, इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था, क्योंकि इन्हें रेगुलेटर्स को इंस्पेक्शन करने की परमिशन नहीं दी थी। तो उसके ऊपर जब बीएसई ने इनकी स्टेटमेंट मांगी तो इन्होंने बताया कि इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं थे और इनके डाटा इनकरेक्ट थे। तो अगर इसे हम डाटा फॉल्सेशन के व्यू से देखें तो ये चीज़ मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफ़ी बड़ा सवाल क्रिएट कर सकती है। रिसेंट पास्ट में हमने काफ़ी बार देखा है कि इंडिया फार्मा कंपनीज में काफ़ी सारे डाटा मैनिपुलेशन के केस निकल के आए हैं। 2014 में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था जीएसवी बायोकेमिकल्स। इस कंपनी में डाटा मैनिपुलेशन की वजह से इनके ड्रग्स पे सस्पेंशन लगा दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ कंपनी के लिए मेजर कंसर्न क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे दिसंबर 20 के क्वार्टर में जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग थी वो थी 51.95%। बट यहाँ पे हम देखते आए हैं कि दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है वो स्लाइटली डिक्रीज हुई है। बट ओवरऑल शेयर होल्डिंग को देखें तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, तो अगर हम बात करें एफआईआईज के बारे में, तो यहाँ पे दिसंबर 19 के क्वार्टर में जो उनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 19.70%, जो कि यहाँ पे दिसंबर 20 के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 20.37% हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआईआईज के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे दिसंबर 19 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 15.47%, जो कि यहाँ पे दिसंबर 20 के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 16.86% हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ साइड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। चलिए अब हम इस एनालिसिस को समराइज कर लेते हैं। तो दिविस लैब इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी है, और कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज जेनेरिक एपीआई एक्सपोर्ट से और कस्टम सिंथेसिस बिजनेस से आते हैं। ज्योग्राफिकली देखें तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, जो कि काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपनी की सिचुएशन किस तरह से चल रही है, कंपनी के अप्रूवल्स, लाइसेंसेस और इंस्पेक्शंस किस तरह से चल रही हैं, और 2016 वाली जो सिचुएशन है वो दोबारा रिपीट ना हो। तो इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स के बारे में, तो अभी कंपनी करंटली हाई मार्जिन्स एंजॉय कर रही है। तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो ये मार्जिन्स हैं ये कब तक सस्टेन रहेंगे और क्या यहाँ से कोई इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन स्किल्स को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रही है, और एट द एंड हमें मैनेजमेंट रिलेटेड कंसर्न्स को इन्हें भी इंपॉर्टेंटली ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं और पास में भी हमने काफ़ी देखा है कि इंडिया फार्मा कंपनीज में डाटा मैनिपुलेशन के और इस तरह के इश्यूज काफ़ी आए हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप इस कंपनी में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी एक एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, ये किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो मेरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि मैं आपके कंपनी के बारे में एक डिटेल एनालिसिस दे सकूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग मोस्ट ऑफ द पीपल एक बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, चीज़ों को ऊपर ऊपर से डिस्कस कर देते हैं। बट इट इज़ ट्रूली बिलीव्ड कि आपको कंपनी की डीप अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।